आज उत्तर प्रदेश विश्व का 5वें नंबर का देश है। क्या है मां शाकुंभरी देवी में? वहाँ 4 क्लासें प्रॉपरली नहीं चलती, यूपी को 4 भाग में तोड़ने के लिए। राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से। एक किसान ने तो आत्महत्या करी शामली में, पेट्रोल डाल के। 150 गांव एनजीटी के मुताबिक जो है कैंसर की रेंज में है। तो ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ ऐसी क्या चीज हो रही है कि सत्ता में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं पहुंच। ये स्थिति आपके मील की, किसानों की और किसानों के बच्चों की है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा तो ये आने वाले समय में पाकिस्तान बने। 150 गांव एनजीटी के मुताबिक जो है कैंसर की रेंज में। तो आप किस किस जिलों को चाहते हैं ये वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने? नमस्ते दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच फिर आ चुका हूँ एक नया एपिसोड लेकर अपने पॉडकास्ट का। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम नितिन स्वामी है। वो संस्थापक हैं हिंद आर्मी के। हिंद आर्मी सोशल वर्क को बढ़ावा देती है, सोशल वर्क करती है, और इन लोगों ने एक नई डिमांड उठाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, वेस्टर्न यूपी को एक नया प्रदेश बनाने की। आइए आज हम बात करते हैं नितिन स्वामी जी से, जानते हैं उनके विचार और उस डिमांड को लेकर जो काफ़ी ज़ोरों शोरों से वेस्टर्न यूपी में चल रही है। कैसे हैं नितिन जी आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आपने एक डिमांड उठाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, तो पहले कब ये डिमांड पहली बार कब उठाई गई थी? ये पहली बार डिमांड जो उठी थी वो 1951 में, 7 जुलाई 1951 में संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये मांग उठाई थी कि उत्तर प्रदेश का 4 हिस्सों में विभाजन होना चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि शायद मेरी इस बात से कुछ मेरे साथी दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन ये मांग जायज़ है। तो 4 भाग में पूर्वांचल, मध्यांचल, अवध और पश्चिमांचल या पश्चिम अवध ही मध्यांचल है, बुंदेलखंड एक अलग। बुंदेलखंड एक अलग हो गया। हाँ, बुंदेलखंड में गलत था यहाँ पर। तो उसके बाद फिर डिमांड जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने उठाई? 1953 में चौधरी चरण सिंह जी ने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से सिफारिश की थी अलग राज्य की। ठीक। 1955 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स बुक में कहा कि उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए, जिसकी एक की राजधानी कानपुर, एक की इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज है, और एक की मेरठ। तो आप भी यही चाहते हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बने तो उसकी राजधानी मेरठ ही हो? नहीं, मैं इस चीज़ पे कोई अपना जो है जवाब नहीं देना चाहूँगा। राजधानी कहीं भी बनो, मेरठ बनो या ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में बनो या किसी भी क्षेत्र में बनो, वो नहीं है बननी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। वो इशू हमारा नहीं है। ठीक है, तो आपका इशू ये है कि बस अलग राज्य चाहिए। हाँ। तो ऐसा क्यों है कि मतलब अलग राज्य ही क्यों चाहिए? आप देखो, आज उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या के आधार पे देखें ठीक तो विश्व का 5वें नंबर का देश है। ठीक है। इससे बड़े केवल 4 देश हैं। ठीक है। भारत, चीन और इंडोनेशिया और यूएसए। बाकी जितने और देश है वे सब इससे छोटे हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से। फिर दूसरा, अगर हम देखें सांस्कृतिक रूप से भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में का विभाजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, क्योंकि आप बुंदेलखंड का अगर कल्चर देखोगे वो बहुत ज़्यादा अलग है, पूर्वांचल का देखोगे वो बहुत ज़्यादा अलग है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, और हमारा तो बिल्कुल ही अलग है उनसे। हमारा तो कहीं भी मेल ही नहीं खाता, उन लोगों का तो मिल भी जाता है। तीसरी बात, अगर हम बात करें प्रशासनिक दृष्टि से एक मुख्यमंत्री पे कभी तक भी 25 करोड़ की आबादी को संभाला नहीं जाएगा। पर योगी जी तो कर रहे हैं, संभाल रहे हैं बहुत अच्छे नहीं, कौन कह रहा है इस चीज़ को? ये केवल एक पॉलिटिकल बयान होते हैं, स्टंट होते हैं। आप देखो अगर ऐसा कुछ था तो क्यों एक क्षेत्र को आप नकार रहे हो? अगर आप देखो लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हो आप, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हमें मानता हूँ कहीं ना कहीं सुधार आया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत तो जो अखिलेश यादव के समय में थी वही जो योगी आदित्यनाथ के समय में है, जो मुलायम सिंह के समय में थी, जो राजनाथ सिंह के समय में थी, वही आज है। क्या बदलाव है? मायावती के समय में भी यही थी। पर सर्वे तो बताते हैं कि बहुत मतलब पहले क्राइम सिटीज में आती थी, जैसे हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर भी वेस्टर्न यूपी में था, क्राइम सिटी में आता था। अब क्राइम फ्री हो गया है अगर देखा जाए। मेरठ में पहले ये था कि चोरी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत चोर बाजार पूरे इंडिया में फेमस था मेरठ का, पर अब ऐसा नहीं रहा। क्राइम पे लगाम लगा है, लेकिन क्राइम कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्राइम तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ सोच खत्म नहीं कर सकते। लगाम थोड़ी सी लगी है, लेकिन एक चीज आप ये भी तो देखो, जितने बड़े कुख्यात माफिया थे, ठीक, जितने बड़े बड़े गुंडे मवाली थे, वे किस क्षेत्र से आते थे?
एक क्षेत्र का किसी बड़े माफिया का नाम आप जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बता दो, एक माफिया का बता दो। नहीं, विक्की त्यागी था मुजफ्फरनगर से। इतना बड़ा माफिया नहीं था जितने बड़े बड़े माफिया उधर है। नहीं, अच्छा, अगर आप देखो एक चीज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुंडे को देखो और पूर्वांचल के गुंडे को देखो, उनकी पहुंच बताता हूँ आज मैं। जो पश्चिमी यूपी का गुंडा है वो केवल गांव की राजनीति तक सीमित रहता है, ठीक। लेकिन जो पूर्वांचल का गुंडा है या माफिया है वो तो भाई मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, मंत्री तक की हैसियत रखता है, बढ़ने तक हाँ, की। दिल्ली तक उसका। उनका तो भाई एक तो वे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे वाले तो 8वीं 10वीं पास है, 12वीं होंगे, अत्यंत ग्रेजुएशन होंगे, वे तो पता नहीं क्या क्या, तो उन्होंने डिग्री ले रखी। और जब लोग कहते हैं कि उधर भुखमरी है, तो इतने बड़े बड़े माफिया उधर कैसे आ गए फिर? जो पूरा का पूरा आज उत्तर प्रदेश की सत्ता पे कब्जा है तो किसका है? जिन्हें आप भुखमरे कहते हो उन्हीं का तो है, जहाँ भुखमारी है वहीं उन्हीं लोगों का तो है। बताओ फिर। नहीं, हो सकता है कि वो लोग ज्यादा जागरूक हों हम लोगों से। भुखमरी किस होना, चीज में पैसे से जागरूक- गरीब होना किस एक चीज अलग में चीज है। जागरूक हूँ? वोट देने में ज्यादा सक्षम हो वो लोग, तो उनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो हमसे। वोट देने से आप माफिया हो जाओगे? नहीं, माफिया होना अलग बात है, जागरूक होना अलग माफिया बात है। कौन लोग होगा? जो ज्यादा मजबूत होगा। मजबूत होगा, बिल्कुल ठीक है। तो मजबूती कहाँ दिख रही है फिर आपको? पश्चिमी यूपी में दिख रही है, पूर्वांचल में दिख रही है? नहीं तो मतलब अगर हमारे यहाँ के लोग मजबूत नहीं है तो इसमें उन लोगों की तो गलती नहीं है कि वो मैं लोग उन ज्यादा लोगों मजबूत की हो गए। गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्राइम के नाम पे अगर आप कह रहे हो, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में तो कहीं ना कहीं मतलब मेंटेन हुआ है, बढ़िया तरीके से हुआ है। ठीक। थोड़ा फर्क है इस चीज में, लेकिन अगर आप कहो कि एक मुख्यमंत्री पूरे के पूरे जो है उत्तर प्रदेश को संभाल लेगा, पर अभी उन माफियाओं को अगर हम देखें तो खत्म भी तो कर दिया गया है। हाँ मैं तो कह रहा हूँ भाई लगाम लगी है, मैं इस चीज को तो कह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पहले भी ऐसे ही था, वो आज भी ऐसे ही है। अच्छा, आपने अभी एक वो चीज़ प्रयोग किया बीच में कि उधर के जो बाहुबली हैं या उधर के जितने भी डॉन हैं, कुछ भी कहें हम उन्हें, तो उन लोगों के पास डिग्री होती है, वो पढ़े लिखे होते हैं। तो मतलब हमारे लोग पढ़ लिख क्यों नहीं पा रहे? इसमें क्या क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो CCS है, लगभग 6 विश्वविद्यालय पश्चिमी यूपी में पढ़ते हैं। लेकिन कह सकते हैं हम जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BHU हो गया, AMU हो गया, इलाहाबाद हो गया, AMU तो खैर हमारे यहीं आ जाता है, और इलाहाबाद हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, वो सब उधर ही पढ़ता है, नो डाउट कि वो पश्चिमी यूपी में नहीं है। पर पश्चिमी यूपी में अभी एक नई यूनिवर्सिटी भी दी गई है और योगी जी निरंतर ही उसका दौरा करते रहते हैं। तो आप क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे यहाँ के डॉन कहीं पीछे रह गए, हमारे यहाँ के लोग पढ़ाई में पीछे रह गए और वहाँ के लोग पढ़ लिख लिए? मैं बता रहा हूँ, एक तो आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं ना कहीं कमी हुई है। आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, मैं मानता हूँ कि आज अगर BHU में एडमिशन होना है तो एंट्रेंस बेस्ड होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माहौल तो BHU बना रही है ना उस क्षेत्र का। अगर BHU हमारे मतलब कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेडिकल क्षेत्र की हमारे यहाँ पे होती, तो शायद हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग है वो शायद मेडिकल लाइन में जाना ज़्यादा पसंद करते, अगर वो देखते इस क्षेत्र में कि ऐसी चीज़ें हैं, बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, इतना अच्छा माहौल है। वो कभी माहौल मिला ही नहीं। ये हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल भी कि हमारे यहाँ के लोग पढ़ ही नहीं रहे। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के लोग पढ़े हुए नहीं हैं। आप आज देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग आज भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप खुद एक सर्वे कर लेना खुद से, ग्रेजुएशन में उनके पास क्या है। अधिकतर संख्या में ग्रेजुएशन में यहाँ के युवाओं ने क्या कर रखा है, वो क्या है BA, और BA का भी ऐसा हाल है कि मॉडल पेपर लेकर के जावे, उससे पहले दिन पढ़े और जो है एग्जाम दिया हुए। आपने BA में ही क्या पढ़ लिया? तो अधिकतर क्या है, BA है। हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ तो जा ही नहीं रहे, जा रहे हैं कि प्रोफेशनल कोर्स की? अगर आप देखो उधर के युवा, मेरा द्वेष पूर्वांचल के लोगों से नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरा द्वेष तो जो सत्ता में बैठे क्षेत्रवादी मानसिकता के लोग हैं उनसे है कि उन्होंने आज तक भी इस क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करा। आज 34 स्टेट यूनिवर्सिटी है पूरे उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, हमें 6 स्टेट यूनिवर्सिटी मिली। आप माँ शाकुंभरी देवी की बात कर रहे थे, क्या है माँ शाकुंभरी देवी में? वहाँ 4 क्लासें प्रॉपरली नहीं चलती, आपने एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दी, और कितने साल बाद? नहीं तो अगर यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ना हो मेरठ में, आप देखना इस क्षेत्र में कई जिलों की बात कर रहा हूँ मैं,
अधिकतर के घर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की डिग्री है। सबके ही घर लगभग सबके ही 90% लोगों के यहाँ। 99 का कह रहा हूँ अगर मैं कोई तो। सरकारी स्कूल से सरकारी कॉलेज से पढ़ा है तो उसके पास सीसीएस की ही डिग्री है। प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ा तो वो तब जो भी CCS की उससे है। उसी बिल्कुल। ठीक है ना। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी अगर ना होती तो मैं एक कल्पना करता हूँ और कि इधर के लोग अनपढ़ होते। भाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तो एक आशीर्वाद के तौर पे है हमारे पास, बिल्कुल। नहीं तो यहाँ के लोग तो अनपढ़ ही ना होते। कहाँ जाते पढ़ने के लिए? बांदा जाते, लखनऊ जाते। यहाँ के लोगों ने तो अपनी राजधानी तक नहीं देखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो, आप अपने बाबा जी से पूछना, हालांकि पिताजी से पूछना। अगर मैंने भी नहीं देखी अब तक वैसे, मतलब पापा जी और पिताजी की तो बहुत मैं तो दूर की एक ही बात है। बार गया हूँ मैं एक बार भी नहीं गया हूँ, और वहाँ पे हालांकि भी क्षेत्रवाद है, हाँ ये सभी विभागों में है। ये कह सकते हैं आप ऐसा। बिल्कुल। तो हमारे प्रदेश की एक मुख्यमंत्री हुई मायावती जी, की खासी वो जानकारी पढ़ी के लिखी लिए थी। बताऊं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी हाँ मैं वही। और माननीय कांसीराम जी उनके पास गई कि तू क्यों जो है किस चीज़ की तैयारी कर रही है? बोले जी मुझे तो डीएम बनना। बोले जो तेरे साथ कहीं कहीं डीएम लगवा दो फिर कैसा होगा? बोले ऐसा हो सकता है। बोला ऐसे ही होगा। बहन जी जो है राजनीति में आ गई। वो तो यूपीएससी एस्पिरेंट थी। और काशीराम जी की भी लंबी कहानी है कि साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट रहते हुए कि एक अपने जयंती मनाने के लिए उनके साथ उनके अधिकारियों ने मना किया कि जयंती मनाने के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और वो फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम राजनीति जहाँ में आए। जहाँ भेदभाव हुआ वहीं पे तो जो है ज्वालाया क्रांति हुई हाँ है। मतलब वहीं से ही वो विस्फोट हुआ और वहीं से ही निकले। तो मायावती जी ने 2011 में विधानसभा में रेजोल्यूशन पास कराया, सेंट्रल ने उसे रोक दिया यूपी को 4 भाग में तोड़ने के लिए। तो आप उसको किस हद तक सही मानते हैं? मतलब मैं तो 4 भाग में बांटने के वो निर्णय बहुत ही जबरदस्त और सराहनीय मानता हूँ। 2011 से पहले बल्कि प्रदेश बनना था। चलो 2011 में बहन जी ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव भी पारित करवा दिया। फिर आपको पता है यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम जो है केंद्र में थी। ठीक। उन्होंने 6 प्रश्न किए मायावती से कि 6 सवालों के जवाब दे दो। क्या क्या? मेरे ध्यान तो है नहीं, लेकिन 6 सवाल यूपीए गवर्नमेंट ने जो है मायावती जी की सरकार से पूछे थे कि आप क्यों चाहते हो। मैं उनका जवाब दे दूंगा। अच्छा। लेकिन मेरे फिलहाल प्रश्न याद नहीं है, लेकिन उनका जवाब जब मैंने वे पढ़े थे 1-1.5 साल पहले, तो उनका जवाब मैं ले रहा था, और आज भी अगर पढ़ लेंगे तो तब बता दूंगा। नहीं, जवाब लेना और जवाब से दूसरे को संतुष्ट करना हाँ, दो अलग चीज़ है। संतुष्टि ही है भाई। इतने अगर आप देखो कितने पैमाने थे हम अलग राज्य बनाने के लिए, बहुत सारे पैमाने हैं। अच्छा, फायदा क्या होगा अगर अलग राज्य बनता है? बिल्कुल सही बात। फायदा तो ये होगा, छोटा राज्य होगा। छोटा राज्य आप अपने प्रदेश के चारों तरफ देख सकते हो, जल्दी ग्रो करता है। इतना ज़्यादा ग्रो करता है। फिर दूसरी बात, न्याय, जो सबसे बड़ी बात है, न्याय की पहुंच सुगम हो जाएगी। जो आम नागरिक भी है, वो जैसे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है ना, पश्चिमी यूपी का अंतिम छोर का आदमी 858 किलोमीटर जाता है। बिल्कुल। उस छोर से जो है वो अन्याय लेकर के आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक तरीके से अन्याय लेकर के आता है। मैं आपको बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो 858 किलोमीटर है। अगर मैं मानने की बात, मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे किसी परिवार के सदस्य की हत्या किसी दबंग आदमी ने कर दी और मेरा केस जो है पहुँच जाता है हाई कोर्ट में, तो मैं गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी वाला, कितने दिन तक के तारीखों पे जाऊंगा? और आपको पता है भारत की जुडिशरी सिस्टम कैसी है कि 20-20 साल लगा दे। तो ऐसी आपकी जुडिशरी सिस्टम है, आपको पता है कि 20-20, 30-30 साल लग जा किसी केस को सोल्व होने में। अगर वो आदमी जाता है तो 2-3 साल हद से हद जाएगा। और आदमी के तो जाड्डा चढ़ जा, तारीख देख तू यक्की अगले महीने इस तारीख को तारीख है, तो वो जाएगा तो 3-4 दिन खराब, वहाँ रहने का, खाने का, रेल का, सब चीज़ों का खर्च बहुत ज़्यादा, और वकील की फीस। ठीक, तो 2 साल हद से तारीखों को भुगतेगा। तो आप क्या फिर चाहते हैं उसके पास इलाहाबाद 3 की- विकल्प रहेंगे। ठीक। 3 विकल्प, या तो वो उस आदमी को मारेगा और अपराधी बनेगा, ठीक, या फिर पैसों में समझौता करेगा उसके साथ। तीसरा विकल्प है, या फिर वो शांति से अपने मन को समझा करके बैठ जाएगा, और जब ये तीनों घटनाएं हो जाएंगी तो उसके साथ इस विश्व का सबसे बड़ा न्याय होगा। और भेदभाव की राजनीति देखो आप, प्रदेश की भी और केंद्र सरकार की भी। आपसे ही मेरा सवाल है कि 250 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा होती है या 850 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा होती है? 850। उन्होंने 250 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच दे दी,
850 किलोमीटर की दूरी पे नहीं दी, जबकि 45 साल थे तो अधिवक्तागण यहाँ के आंदोलन कर रहे हैं कि हाईकोर्ट की बेंच मेरठ आनी तो चाहिए। ये भेदभाव है नहीं है। इंदिरा गांधी सरकार ने वादा किया इस क्षेत्र की जनता से, सरकार में आने दो, मैं जो है यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच दूंगी। डॉक्टर संपूर्णानंद ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, वो तो सरकार समय से पहले जो है गिर गई थी, उन्होंने भी चुनावी वादा किया था कि हम जो है हाईकोर्ट की बेंच देंगे। कहाँ है वे लोग? और आज भी तमाम विधानसभा में इस सत्र में 5-6 विधायक बोले कि हम जो है हाईकोर्ट की बेंच चाहिए, हाईकोर्ट की बेंच चाहिए। भाई कोई नहीं दे रहा। और हाईकोर्ट की बेंच जब मांगते हैं तो पूर्वांचल के नेता और वकील इस चीज का विरोध करते। क्यों करते हो भाई आप विरोध? हम उत्तर प्रदेश के वासी नहीं है, अब हमें हाईकोर्ट की बेंच तो नहीं चाहिए, अब तो पूर्ण हाईकोर्ट लेंगे और पूर्ण राज्य लेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मतलब जो आपने बताया वो मेरी समझ में आती है कि अगर हम यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस देखें तो वो 400 कुछ किलोमीटर है और उनका हाई कोर्ट यहाँ से नज़दीक पड़ता है हम लोगों को। मतलब अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमें लाहौर हाई कोर्ट पास पड़ेगा। अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो हमें एम्स दिल्ली पास पड़ेगा और एम्स ऋषिकेश पास पड़ेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकतर आदमी अगर उसे एम्स से अपना इलाज कराना है तो वो ऋषिकेश एम्स जाता है। तो ना तो इनके पास एम्स है, क्योंकि ये था कि हर स्टेट को एक एम्स मिलेगा। अब इतना बड़ा स्टेट है, उसे एम्स कहाँ दे दिया? उधर कोने में दे दिया। मैं बताता हूँ, लाहौर की डिस्टेंस हो गई 450 किलोमीटर। हाँ, मैं आज आपको एक नई शोध बताऊंगा जो मैंने खुद करी। आज तक लोगों को ये पता था कि विदेश में केवल एक हाईकोर्ट की बेंच नजदीक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लाहौर। बिल्कुल। 4 नेपाल भी पास है 4 हाईकोर्ट की बेंच नजदीक है हमारे थे। तो भाई विदेश की बता रहा हूँ मैं, और 11 तो भारत की है। कुल मिलाकर के 15 हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की बेंच इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नजदीक है, जिसमें 3 तो नेपाल के हाईकोर्ट की, बिल्कुल, और एक जो है पाकिस्तान के हाईकोर्ट की। ठीक है, तो क्या अब हम न्याय लेने के लिए पाकिस्तान या नेपाल जा? फिर हमें कहते हैं कि जब एम्स की बात आपने करी कि एम्स जो है दिल्ली चले जाओ, आपसे दिल्ली नज़दीक है, आपसे जो है ऋषिकेश नज़दीक है। भाई कोई ऐसी व्यवस्था करो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कि हम न्याय लेने के लिए जो है चंडीगढ़ चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ। कोई ऐसी आप सिस्टम बनाओ, आप ही तो सिस्टम बनाने वाले हो और आप ही उसे रन करा रहे हो। पंजाब चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम वहाँ पे भेज दो हमें, आप नहीं भेजोगे। एम्स की बात करो, लखनऊ फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2 एम्स है और दोनों की बड़ी गंदी राजनीति थे एम्स बने। एक एम्स है गोरखपुर में और एक है रायबरेली में। 2009 में रायबरेली का एम्स जो है प्रस्तावित हुआ था। 2009 में कौन थी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी और वहां थे सांसद थी सोनिया गांधी। तो उसने अपनी सत्ता भविष्य के लिए बचाने के लिए अपनी क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को एम्स दे दिया। 2019 में प्रस्तावित होता है गोरखपुर एम्स। वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने भी जो है अपनी क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए कर दिया। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। और जब हमारे पे तो आरोप ये लगता है दिल्ली चले जाओ और ऋषिकेश चले जाओ। इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रायबरेली की दूरी 78 किलोमीटर है। और 78 किलोमीटर, मात्र 78 किलोमीटर, जितनी हमारे तक दिल्ली है। 78 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 एम्स है। नहीं, मैं रायबरेली एम्स की बात, हाँ वही रायबरेली एम्स, रायबरेली से लखनऊ की दूरी में प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूँ। 78 किलोमीटर है। 78 किलोमीटर, ठीक है। और लखनऊ में 10 इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं सरकारी कि वे एम्स की बराबरी के हैं। ठीक ठीक है, आपने 78 किलोमीटर पे रायबरेली में एम्स दे दिया राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से। आपने जो है 200 किलोमीटर गोरखपुर में एम्स दे दिया राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से। चलो हमारे तो इतना बड़ा आपको द्वेष भाव है, आप हमारा भाई है, बुंदेलखंड इतना पिछड़ा हुआ है, आप वहां एम्स दे देते। सही बात है। आपने हमें एम्स नहीं दिया तो बुंदेलखंड को दे देते। लेकिन जितने भी इस प्रदेश में सत्ताधारी लोग हैं, सबके सब क्षेत्रवादी मानसिकता से आते हैं और एक ही क्षेत्र का इस प्रदेश पे कब्जा है। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब आपने तो बता दिया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी हैं वैसी हैं, तो हमारे यहाँ भी अगर हम एक बात करें, उत्तर प्रदेश में खासकर सहारनपुर ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज दिया गया था, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज। शायद मायावती की गवर्नमेंट ने बनवाया और अखिलेश जी की गवर्नमेंट ने उसका उद्घाटन किया। और
हालांकि हो सकता है अभी उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इतने जितने बड़े स्तर पे रन करना चाहिए था उतने बड़े स्तर पे वो रन नहीं कर रहा है। कोविड में काफ़ी अहम रोल हमारे क्षेत्र के अगर देखें तो उसका रहा। तो आप उस मेडिकल कॉलेज को कैसे देखते हैं? और वो एम्स की ही टक्कर का था, मतलब ऐसा नहीं है कि एम्स से कुछ भी पीछे रहा हो, एम्स की बराबर का ही था। मैं तो सारे ही मेडिकल कॉलेजों को एक दृष्टि से देखूं, एम्स का कुछ और होता है, मेडिकल कॉलेज उससे थोड़े नीचे हैं। लेकिन भाई 34 ही मेडिकल कॉलेज है आपके प्रदेश में, 34 में से भी 6 हमें मिले। इन्होंने कोई गणना कर रखी है कि उन्हें 6 ही देंगे? 6 मेडिकल कॉलेज, बाकी किस क्षेत्र में है? सबके सब उस क्षेत्र में है। लोग देखे नहीं, हमारे यहाँ तो अस्पतालों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो प्राइवेट सबके सब टोटली मेडिकल कॉलेज हो, या आप जो है हॉस्पिटल्स की बात करो, या आप जो है इंजीनियरिंग अगर आप लाइन में जाओगे बीटेक वगैरह के लिए, सबके सब प्राइवेट संस्थानों को ही तो लाइसेंस बांटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। यानी कि आप देख सकते हो, अगर किसी को प्राइवेटाइजेशन का मॉडल देखना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ सबसे ज्यादा लाइसेंस बटे प्राइवेट संस्थाओं के। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जैसे हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग सहारनपुर से स्टार्ट हो जाता है और ये दिल्ली तक पूरा गन्ना बेल्ट है। मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, ये सब गन्ना बेल्ट में आता है पूरा का पूरा। और शुगर बाउल भी कहा जाता है इसको। तो अगर हम इसी चीज़ में देखें कि मिल्स जो हैं हमारे यहाँ, उनका क्या वो है, स्थिति है? मिल्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, मिल्स हैं बहुत, दूसरी जगह से कंपेयर करें बिल्कुल मिल है भाई। जब गन्ना बेल्ट ही आए तो ये एक बात तो बताओ, अगर गन्ना हम बोरे तो मील नु थोड़ा तुम जो है पूरब में जाके लगाओगे, मील तो यही लगाने पड़ेंगे। मील तो यही लगाने वो पड़ेंगे। तो उनकी स्थिति क्या है? मजबूरी है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, उनकी स्थिति सुन लो। शामली मील है, मैं शामली मील की बात करूँगा जो मैं प्रैक्टिकली अपनी दृष्टि से देखा। मलकपुर मील है, शामली मील का जो पेमेंट है 2-2 साल हो जा। और अभी की घटना है 2-3 महीने पहले की, बल्कि 2 महीने पहले की, एक किसान ने तो आत्महत्या करी शामली में, पेट्रोल डाल के। हाँ वही ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। एक धरने में बैठे किसान ने अपने यहाँ जो है चक्कू मार लिया था जब पेमेंट के लिए। भाई वो दिखावा नहीं है, वो मजबूरी है। हम लोग किस चीज़ पे जो है डिपेंड है? हम गन्ने के पेमेंट पे डिपेंड है। और आज शुगर मिल्स किस पे हैं? प्राइवेट कंपनियों पे ही तो हैं। बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट कंपनियों का इतना बुरा हाल है कि 2-2 साल पेमेंट नहीं देती, और जो भी नेता उभरे हैं उसे मील में बुला ले, उसका पेमेंट कर दे। बाकी जो आंदोलन में थे उनका कुछ नहीं। जब 2 साल तक किसी किसान के परिवार में, किसी किसान के घर में पेमेंट नहीं जाएगा तो ब्याज पे पैसा खावेगा। बिल्कुल। दवाई खाद भी डलती है, आप रेट तो बढ़ा नहीं रहे, और जितना रेट है उस रेट को दे भी नहीं रहे हो। क्या रेट है? 370 रेट है हमारे। और आप अपने आसपास के राज्यों के देख लो। नहीं, पंजाब का मेरे ख्याल से 401 है, 400 रुपए। 501 है 501 है पंजाब का। और हरियाणा में? हरियाणा का है 400 रुपये। 400 रुपए। हाँ। और ये उत्तराखंड में क्या रेट है? उत्तराखंड का 375 या 80 के आसपास है। यानी कि जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, सबके सब में जो गन्ने का भाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार से भी ज़्यादा ही दे रहे हैं। और पेमेंट भी अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ का पेमेंट 2-2 साल हो रहे हैं। कोई किसान परिवार 2 साल ब्याज पे पैसा खा रहा है तो क्या होगा भाई? वो तो आत्महत्या नहीं करेगा, और के वो जो है फुल्लों की माला गिरेगा। अच्छा, उनके बच्चे हैं वे जो है सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं, उनके लिए स्टेडियम नहीं दे रहे हो आप देखो। मैं अगर बात करूं, एक जिले में 1 या 2 स्टेडियम, जिन्हें हम स्टेडियम नहीं कह सकते, बच्चे कहाँ थे भाई एथलीट बन जाएंगे? कहाँ थे वे जो है सबसे ज़्यादा बेल्ट की नौकरी जब हम कर रहे हैं? तो भाई स्टेडियम कहाँ होने चाहिए? हमारे यहाँ होने चाहिए। आपको मैं कितनी अखबार की कटिंग दिखाऊं और कितना सर्वे दिखाऊं कि क्या पता 1 साल में कितने लड़के अपनी जान गंवा दे सड़क पे दौड़ने की वजह से। मजबूरी में दौड़ना पड़े उन्हें, ऑन हाईवे दौड़ना पड़े, क्योंकि भाई भर्ती आ रही तो भर्ती का कैसे मारे? चक्रोड़ों पे तो मार नहीं दे रहे। तो ये स्थिति आपके मील की, किसानों की और किसानों के बच्चों की है। हमारी सरकार हमेशा से कहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाली वाला प्रदेश है पूरा। और अगर हम बात करें कि इरिगेशन फैसिलिटीज 90% प्रदेश में इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, इससे ज्यादा में ही होगी। हाँ, वो ये कहते हैं। तो क्या स्थिति है यहाँ की कैनाल्स की और नदियों की? हाँ नहीं, बढ़िया स्थिति है, लेकिन स्थिति सिंचाई के मामले में ही तो बढ़िया है।
वे भी अब खत्म होती जाने लग रही है। मैं बताऊंगा कैसे। वैसे तो पहली बात तो ट्यूबवेल सबने लगवा ली, सबके यहाँ हो गए। ठीक है, कैनाल्स की जरूरत नहीं रही। लेकिन कुछ नदियां हैं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कृष्णा, हिंडन, काली भी जिसे कहते हैं। आप सहारनपुर से चलो और चलो गाजियाबाद की तरफ तक, अब तक एनजीटी का सर्वे है 2018 तक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का, कि 150 गांव कैंसर की चपेट में है। ये शिमलाना से शुरू हो जाता है। हाँ, ये जो कृष्णा नदी है, देवबंद विधानसभा पड़ती है, वहां से शुरू हो जाती है। हिंडन की बात आप कर रहे हैं। हाँ, हिंडन कृष्णा कोई और, हिंडन, हाँ मतलब ये दोनों ही बराबर चल रही है फिलहाल ऐसे। वो वहां से शुरू हो जाता है और ये पूरा गाजियाबाद तक यही स्थिति है सब। 150 गांव एनजीटी के मुताबिक जो है कैंसर की रेंज में है, जिसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण है गांगड़ोली गांव का। गांगड़ोली गांव में आप जाओ, सर्वे करो। एनजीटी ने सर्वे करा था 2014 से पहले, लगभग 100 मौत कैंसर से हुई वहाँ पे। और आज की स्थिति ऐसी है कि हर तीसरे चौथे आदमी को कैंसर है गांगड़ोली गांव में। हाँ, या स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई, किस तहसील या में पड़ता है हड्डियां मजबूत हो, हड्डियां कमजोर हो गई। ये बड़ौत में पड़ता है। कासमपुर जो पुसार का रोड है ना, अच्छा। कासमपुर बिराड़ से रोड जाता है, पहले ही गांव गांगड़ोली पड़ता है। और उस गांव की, उसके गांव के लोगों की अगर आप यूट्यूब पे भी सुनोगे, हम तो गांव में ही गए थे, वे कहते हैं कि हमारे गांव में रिश्ते भी आने बंद हो गए लड़कों के, कैंसर की वजह से। वहां पे इतनी बुरी दशा है कि 8 साल के बच्चे के कैंसर हो रहा है, आरओ लगवानी पड़ रही है लोगों को। तो इतनी स्थिति बेकार है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 127 फैक्ट्रीज जो गंदा केमिकल और गंदा पानी जो है कृष्णा नदी में छोड़ रही है, एनजीटी ने 2018 में कहा था कि उसे बंद कराओ, अब तक नहीं बंद कराया। और पता नहीं हमारे क्षेत्र के नेता भी कैसे वोट लेकर के जा रहे हैं उन लोगों से। और उस गांव के लोग इतने पीड़ित हैं कि भाई आप देखना जा करके खुद कितनी प्रॉब्लम है उस गांव में। वे ट्यूबवेल का पानी नहीं पी सकते, जहां जिस क्षेत्र में नीर मतलब बिल्कुल इतना पवित्र पानी आया करे था, मीठा पानी, आज वो जो है गंदे पानी को पी रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्या संविधान में कोई प्रावधान है अलग राज्य बनाने का? पर प्रावधान तो होगा तभी और राज्य बने हैं, तभी उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड निकला है। तो मतलब उस प्रावधान के क्या मतलब लीगैलिटीज हैं, कब कब बनना चाहिए, मतलब कब कितने लोगों की मेजोरिटी चाहिए सदन में, वो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो, वो तो मैं आपको फुल्ली तरीके से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आर्टिकल 3 है संविधान के अंदर, ठीक, वो कहता है केंद्र सरकार को पावर देता है कि अगर आप किसी राज्य को गठित करना चाहते हैं, उसकी बाउंड्रीज बदलना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं, या 2 राज्यों को मिला करके उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक राज्य बनाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी कि असंवैधानिक तो हमारी मांग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अगर कोई कहने लगे। फिर अभी हम देख रहे हैं लगातार कुछ लोग सोशल मीडिया पे या वैसे भी कहते हैं अलगाववादी, आप तो अलगाववाद फैला रहे हो, आप तो जो है कितना और बांटोगे प्रदेश को, आप कितना बांटोगे देश को, ये सवाल है लोगों के। यहाँ भाई ये भी कह रहे हैं कि आप तो गद्दार हो, आप तो जो है राम जन्मभूमि को बांटना चाह रहे, आप इतने अच्छे प्रदेश। भाई एक बात बताऊं, चलो हम गद्दार हैं, हम अलगाववादी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा। अगर मैं अपने क्षेत्र की मांग कर रहा हूँ, अलग राज्य की मांग कर रहा हूँ, तो मैं ठीक है गद्दार हूँ, क्षेत्रवादी हूँ, अलगाववादी हूँ, और मैं इस चीज़ को गौरवान्वित महसूस करूँ। लेकिन 2014 में आपने तेलंगाना बनाया, 2000 में आपने उत्तराखंड बनाया, उससे पहले तमाम राज्य बनाए, फिर तो ये सरकारी सबसे बड़ी गद्दार हुई इस देश के लिए। किस बेसिस पे डिमांड चल रही है? मतलब ये तो बात ठीक है, मैंने मान ली कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश मांग रहे हैं, किस बेसिस पे? आइडेंटिटी पर, किस चीज़ पर, बोली पर, अपने कल्चर पर, किस चीज़ पर? सांस्कृतिक रूप से, ठीक, राजनीतिक हिस्सेदारी, ठीक, प्रशासनिक हिस्सेदारी, ठीक है। अपने यहाँ पर प्रशासनिक हिस्सेदारी तो है हमारी, कहाँ है प्रशासनिक हिस्सेदारी? कहाँ दिक्कत आ रही है? मतलब वही बता रहा हूँ मैं, प्रशासनिक हाँ वही बता रहा हूँ मैं, प्रशासनिक हिस्सेदारी। आपकी जो नियुक्तियाँ होती है ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक, वो सब संस्थाएं उधर है, उनमें कौन लोग बैठे हैं? अगर मानने की बात, आप सहारनपुर तो नहीं, वो भी तो संवैधानिक रूप से ही उस पद पे संवैधानिक पहुंचे हैं। रूप से इंटरव्यू में क्या है? इंटरव्यू में क्या पैमाना है? इंटरव्यू का पैमाना बताओ आप मुझे।
इंटरव्यू में देखे हमारे, अगर हम फिर तो अगर हम यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करें तो उसका भी कोई पैमाना नहीं रहेगा। वो तो पूरे केंद्र की बात हो रही है, और उसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्षेत्र के लोग बैठे हैं। यूपीएससी में कोई एक क्षेत्र का आदमी नहीं किस बैठा। क्षेत्र के लोग बैठे? एक क्षेत्र में बार बार क्यों आप कहना चाहते हो, एक क्षेत्र जिसका जो है सत्ता पे कब्जा है, वहीं के लोग जो है बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, नियुक्तियां उन्हीं की हो रही है। आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ठीक डाटा उठाओ, उसमें देखो कि कौन कौन लोग हैं, और इसका आज मैं सबसे बढ़िया उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप उससे समझ जाना कि वास्तव में नियुक्तियां हो रही है या नहीं हो रही है। 34 स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक 34 में थे, एक स्टेट यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। किस यूनिवर्सिटी? गांव कंडेरा के हैं, केपी सिंह रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। ठीक है। 33 स्टेट यूनिवर्सिटियों में कौन है, कर्मचारी कौन है, और ये मैं खुद की पीड़ा नहीं बता रहा हूँ, ये तो ठीक है, 33 है ना। क्या हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स इतनी योग्यता नहीं रखते हाँ, कि वे जो है वहां पे नियुक्त हो जा? अभी पढ़े लिखे की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि उधर के डॉन भी पढ़े लिखे हैं, तो उसका रीजन ये भी तो हो सकता है भाई। वीसी तो पढ़ा लिखा आदमी बनेगा ना। माफिया बनने में कोई डिग्री नहीं चाहिए। एक बात ठीक है, सुनो, पर हमने उनकी डिग्रीज पीएचडी की की बात करी। क्वालिफिकेशन जो उसका पैमाना है, जो भी उसकी कंडीशंस है, ठीक वही पूर्वांचल का आदमी गुजरेगा उससे, वही पश्चिमी यूपी का गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? तो प्रोफेसर इतनी विवेक वो रखता होगा, इतना ही विवेक ये रखता होगा। देखो एक फर्क है, मैं बता रहा हूँ, बताइए। वो फर्क है आपकी सत्ता में लोग कितने हैं मजबूत। तो ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ ऐसी क्या चीज हो रही है कि सत्ता में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? कौन रोक रहा है? जो मेन पार्टी है ना प्रदेश की, वो कहाँ की है? एक राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ करके नहीं। अगर हम अखिलेश जी की कहाँ पार्टी से की बात हेड करें, है वो? अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इटावा से है। वो क्षेत्र हम किस चीज में गिनते हैं? तो अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अब में सरकार तो 23 जिले लगाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या उनके कहने से वो मैप हम मान लेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है? फिर आप अब विभाजन भी आप अपने तरीके से चाह रहे हैं, वो भी बिल्कुल प्रशासनिक भाई। दृष्टिकोण से नहीं चाह रहे। एक बात बताओ, हम ये थोड़ा चाह रहे आप हमें 23 जिले दे दो, हमारे साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारी बोली को आप सम्मान नहीं दे रहे हो। विधानसभा में 7 दिन पहले 2 हफ्ते पहले योगी आदित्यनाथ, जो कि पूरी 24 करोड़ की जनता से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर कोई हिंदी में एक प्रवाह नहीं बोल सकता, वो बुंदेली में बोल लो, वो अवधी में बोल लो, वो भोजपुरी में बोल लो, वो ब्रज में बोल लो, और जो 12-13 जिले खड़ी बोली बोल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? आपने इन्हें कैसे नकार दिया? अभी आप जो यूपी पुलिस की अभी भर्तियां हुई थी, ठीक, मैंने यूपी जीके की बुक देखी, जैसा लड़के पढ़ते रहते, मैंने उनमें देखा तो लोकगीत और लोक नृत्य भी पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हमारे, आपने यहाँ पे बिरहा देखा है क्या कहीं पे? बिरहा नहीं, कहरवा नहीं, कजली नहीं देखा, हमारे बड़ों ने देखा, हमारे क्षेत्र में नहीं है नहीं, क्योंकि वो पूर्वांचल का है, यानी कि शेष उत्तर प्रदेश का है। हमारे यहाँ पे क्या है? सांग है, सांग, जिसे हम स्वांग कहते हैं, सांग, रागनी, रशिया, जो कि ब्रज क्षेत्र के हमारे में आता है। 3 चीजें हैं, बिल्कुल, ये 3 तो बिल्कुल मुख्य हैं। क्या इन तीनों चीजों को हमें यूपी जीके में पढ़ना चाहिए था या नहीं पढ़ना चाहिए था? हो सकता है पढ़ना चाहिए था। हो सकता क्या है, जब हम कजली बिरहा कहरवा को पढ़ रहे हैं तो हम रागनी स्वांग को नहीं पढ़ेंगे? एक और भी तो दिक्कत है ना हमारे यहाँ, अगर हम बात करें सांग की, तो मेरी उम्र करीबन 22 साल हो जा रही है, मैंने आज तक सांग नहीं देखा। मैंने देखा है, मेरी 21 साल है, मैंने देखा है। या तो फिर आप गांव से नहीं जुड़े हुए होंगे। गांव से प्रॉपर जुड़े हुए हैं। हमने खूब देखा है, हमने सांग देखे, हमने रागनी तो आज भी देखे हैं, बल्कि सांग तो विलुप्त होते हो लिए लगभग, वही बात है, ठीक है, कम हो गए। लेकिन भाई रागनी तो है आज भी। हाँ, रागनी तो हमें उसमें मेंशन करना था। रागनी को अगर कोई ठीक-ठाक बचाने का काम कर रहा है, क्यों इस प्रदेश की सरकार ने रागनी को, स्वांग को अहमियत नहीं दी? तो फिर आप कहोगे कि एक जगह तो चलो विधानसभा में गलती हो सकती है, क्या यहाँ भी गलती हुई है उनपे? ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर रागनी को बचाने का काम कोई कर रहा है तो वो हरियाणा जो इंडस्ट्री है, हरियाणा गानों की, वो कर रही है। भाई यही तो दिक्कत है, हमारे यहाँ पे देहाती इंडस्ट्री हुआ करे थी। हाँ, ठीक है, वो देहाती इंडस्ट्री में 2004 में धाकड़ छोरा फिल्म बनी, और जितना उसने कॉस्ट लगाया था ने, उसका
80 गुना कमाया था उत्तम कुमार ने। अच्छा, खड़ी बोली पे कोई आज तक सर्वे नहीं हुआ लिंग्विस्टिक्स का? अच्छा, खड़ी बोली का आपको आज लिंग्विस्टिक सर्वे बताते हैं। खड़ी बोली पे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023 में हुआ, और उसमें आप किसने किया, मतलब बंगाल के प्रोफेसर्स को उसमें नियुक्त किए गए 2023 में? 2023 में हाल ही में मतलब। लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ। तो उसमें क्या कहते हैं कि खड़ी बोली सहारनपुर जिले में केवल 7 लोग बोलते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, बुक है, उसमें ऑन रिकॉर्ड है जो उन्होंने बुक आंकड़ा का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023। ठीक है, तो 7 में से 2 लोग तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, 7 लोग खड़ी बोली सहारनपुर में बोलते हैं। ठीक। 7500 लोग खड़ी बोली बागपत में बोलते हैं। केवल 7500? केवल 7500। 4 लोग खड़ी बोली मेरठ में बोलते हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ सर्वे कैसा है। हमारा गांव घसोली है और उसकी आबादी लगभग 7000 है। 7000 तो हम ही हो गए प्योर खड़ी बोली बोलने अच्छा, वाले। एक दूसरी चीज भी हो सकती है ना कि उन्होंने पैमाने गलत चुन लिए हों खड़ी बोली अरे भाई, मैं बता तो रहा हूँ, पैमाने तो उन्होंने बंगाल के लोगों को भेजा क्यों, जब उन्हें इस भाषा का ज्ञान नहीं है खड़ी बोली का। अब दूसरी बात, उसके बाद एक लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था 1960 में, राहुल सांस्कृतायन जी ने संपादित करा था। तब 57 लाख ऑन रिकॉर्ड इन 7-8 जिलों में थे खड़ी बोली के तो बोलने वाले। या तो वे 57 लाख मर गए हों, वे तो मरी गए होंगे, बिल्कुल। फिर उनके वंश खत्म हो गए हो। या तो मैं सोच रहा ये कैसे कैसे सर्वे दे रही है गवर्नमेंट, ये खड़ी बोली को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है क्या? अच्छा, हमारे यहाँ से डिमांड उठाई अभी हाल ही में संजीव बालियान जी ने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। इसके बाद तमाम नेताओं के अलग अलग वो आए कि नहीं बनना चाहिए, पर एक नेता हुए, उन्होंने कह दिया कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा तो ये आने वाले समय में पाकिस्तान बनेगा, वो भूखमरी से जूझेगा। तो क्या सच में पाकिस्तान बन सकता है? वो पाकिस्तान भूखमरी तो नहीं कहा उन्होंने। वो जो पाकिस्तान जोड़ा, उनका कहने का मतलब था कि यहाँ पे मुस्लिम प्रदेश बनेगा, ये इनडायरेक्टली। ठीक भाई, मेरी सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील है, एक बात समझियो, बिल्कुल ध्यान से शांति से समझना। पहली बात तो, क्या मुसलमान और हिंदू आपस में नहीं रह सकते मिलजुल करके? रह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं। क्या केवल अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम इतने पावरफुल हैं कि हम इन मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देंगे? ठीक है, सबसे अल्पसंख्यक धर्म इस भारत में पारसी है, 20,000 की आबादी है उनकी। अगर आप उन्हें 20,000 को इस देश से बाहर निकाल दो तो हम मुसलमानों से जो है दुश्मनी ले लेंगे। नहीं तो जीवन भर अगर आप इन्हें नहीं निकाल सकते तो इनके साथ मिलजुल करके, इन्हें भी और हमें भी मिलजुल करके रहना है। और मैं कोई दिक्कत नहीं मानता पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनो, इस राज्य का मुख्यमंत्री कोई जाट समाज से बनो, कोई कश्यप समाज से बनो, कोई ब्राह्मण समाज से बनो, कोई वाल्मीकि समाज से बनो, कोई मुस्लिम समाज से बनो, कोई गुज्जर समाज से बनो, त्यागी बनो, कुछ भी बनो, बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल। और न तमें वो तोपते उड़ावे। बताओ, हिंदूवादी सरकार है आज, उन्होंने मुसलमानों को तोपते उड़ा दिया गए? नहीं। तो जब यार हम इन्हें देश से बाहर नहीं निकाल सकते, हमारा इनके बिना काम नहीं चल सकता, इनका हमारे बिना नहीं चल सकता, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। जब आप एक गांव में रहोगे, किसी की ट्रॉली लानी पड़ेगी, किसी का झोट्टा लाना पड़ेगा, या नहीं मानते, एक दूसरे से जॉइंट है। तो आप किस किस जिलों को चाहते हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने? इधर सहारनपुर से लेकर के ठीक, रामपुर तक, ठीक, इधर मथुरा आगरा तक, ठीक, ठीक है। ये हमारे जिले हैं, 18 जिले हैं। कुछ लोगों की योजना है कि दिल्ली में मिला देंगे, दिल्ली को वृहद प्रदेश बना देंगे, बड़ा प्रदेश बना देंगे, कुछ के हरियाणा में मिला देंगे। जो दिल्ली में कहे, मैं उसे बिल्कुल नकारूं उस चीज़ को, हमें नहीं करना। हमारी लड़ाई संस्कृति तय है भाई, संस्कृति की लड़ाई। अगर आप दिल्ली में मिलोगे तो आपकी क्या संस्कृति रह जाएगी? ठीक। हरियाणा में अगर आप मिलोगे, आज आपको थोड़ी बहुत इज्जत यहाँ तो है भी, वहाँ नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे तो आप कभी भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आपका क्षेत्र आपको एक छुआछूत की तरह देखा जाएगा वहाँ पे। अब रही बात एनसीआर से बाहर के जिलों की, चलो ठीक है, एनसीआर में वे हो गए शामिल,
लेकिन मैं तो इस चीज़ से एग्री भी नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे जिलों का जो विकास है वो एक साथ होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तभी काम चलेगा। अब जैसा सहारनपुर छोड़ रखा है, ठीक, इधर जो है और भी जिले हैं वे छोड़ रखे हैं। मैं तो कहूँगा ये तो इन्हें भी आप एनसीआर में लो भाई, प्रदेश तो बनाना, उन्हें प्रदेश तो बनेगा। वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आप लेना चाहो वो आपकी इच्छा है, हम उसे रोकते नहीं, लेकिन जो और जिले हैं उनमें भी विकास बराबर होना चाहिए। मेरा ब्रज क्षेत्र भी ना इस चीज़ के बिल्कुल वो रहे, अछूता रहे, और पश्चिम का जो मतलब ये क्षेत्र है खड़ी बोली का क्षेत्र ये भी ना रहे। पर अगर हम मतलब अपने ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वेज ये कहते हैं, बहुत सर्वेज हुए भी हैं, अगर हम उनकी माने तो वो सब सर्वे ये कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास हर पर्याप्त चीज़ है जो एक प्रदेश के पास होनी चाहिए, मतलब एक प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए। और जो ये डिमांड है ये नाजायज़ है। उनका कहना ये है कि आपकी पर कैपिटा इनकम अगर बात करें पूर्वांचल से या और भी किसी उससे क्षेत्र से, तो वो आपकी पर कैपिटा इनकम अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो 20 गुना ज़्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी इंडस्ट्री जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर है ये सब वहाँ से बहुत ज़्यादा इधर ज़्यादा है। आपके आठ वो जो हैं ज़िले जो हैं वो एनसीआर में आ रहे हैं। तो अगर बिज़नेस की दृष्टि से देखें तो आपके पास अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एजुकेशन स्तर अगर आपका देखें तो आपके पास एजुकेशन स्तर के लिए आपके पास में दिल्ली है, आपके पास में सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी दिल्ली की हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया, एएमयू और क्या कहते हैं कि जेएनयू, डीयू, सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे पास पड़ती हैं। आपका बच्चा यहाँ से माइग्रेट करके आसानी से वहाँ चला जाएगा। तो उनके साथ भी तो मान लीजिए हमें न्याय लेने के लिए यहाँ से 800 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उन्हें भी तो पढ़ने के लिए 800 किलोमीटर आना पड़ता होगा। भाई आप इलाहाबाद और बीएचयू की क्यों बात करो, उधर तो पूरी की पूरी 28 यूनिवर्सिटी हैं स्टेट। ठीक है, तो 6 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास भी तो हैं। छः, और उसके मैं बाद वही तो कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो। अगर आप ये बात कहोगे कि भाई वही बात आ गई कि एम्स भी नज़दीक है आपसे, जो है आपसे दिल्ली भी नज़दीक है, सब नज़दीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप ऐसी व्यवस्था कराओ कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के न्याय ले सके, कराओ ऐसी व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था तो हो नहीं सकती ना अभी। क्यों नहीं हो सकती? जब आप हमारे लिए जब आप हमारे लिए ये विकल्प खोल रहे हो कि आप वहां पर जाकर के, और अब जब हम 60% रिवेन्यू दे रहे हैं, फिर तो ये कहो हमें वही जब बोल रहा हूं ना, 4 हिस्सों में यूपी है तो 25-25 रुपए चारों भाई दो, तो हमारे तो आप 60 के आसपास क्यों ले रहे हो और हमें वापस 15 दे रहे हो? वो भी तो आप बराबर करो भाई, सब चीजों में। अगर आप हमें बराबर करना चाह रहे तो सब चीजों में बराबर करो। तो आप इनमें नेताओं को भी कसूरवार ठहराएंगे? मैं तो बहुत ज्यादा, कुछ नेता हैं, सुनो, कुछ नेता हैं जो कि इस चीज की मांग उठा रहे हैं। मैं पीछे से चलूंगा, चंद्रशेखर रावण ने उठाई अभी मांग, जो कि नगीना सांसद है। उससे पहले जो है संजीव बालियान ने उठाई। उससे पहले मलूक नागर ने 2020 में बिजनौर के सांसद थे, उन्होंने प्राइवेट बिल लेकर के आए थे वे, क्योंकि जो सांसद होता है वो प्राइवेट बिल ला सकता है, प्राइवेट बिल लेकर के आए। 2014 में जयंत चौधरी और अजीत सिंह ने उठाई थी ये बात। लेकिन आज जयंत चौधरी जी क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पे भाई? मेरा तो और किसी नेता का सवाल नहीं, एक सवाल है चौधरी साहब, आप इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी हो, आप भविष्य में आके मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, किसी को कुछ नहीं पता। आपने क्यों आज तक भी, अब आप शांत क्यों हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे? हो सकता है उन्हें राजनीतिक दबाव हो किसी प्रकार का, वो वे जाने। हमने तो अपना सवाल पूछ लिया भाई, सवाल पूछने का तो दिखा रहे हैं हमें। बिल्कुल। जब उन्होंने इस बात को उठाया था तो उन्होंने इस आंदोलन को चलाया क्यों नहीं? नहीं, आंदोलन को तो अगर हम बात करें तो संजीव बालियान भी नहीं चला रहे, चंद्रशेखर रावण जी भी नहीं चला रहे, कोई नहीं चला रहा। उठाई कि आज मजबूत, ये तो एक पार्टियों के हो गए, ये तो एक पार्टियों के हो गए। आज एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर रावण की, वो अभी इतनी मजबूत नहीं है। एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जो कि मजबूत है, जिसका वोट बैंक है अपना किसान को। वोट बैंक तो आजाद समाज पार्टी का भी है, आप उसे कैसे नकार सकते हो? अभी इतना नहीं हुआ, एक सांसद ही तो गया है भाई अभी। नहीं, इनके 4 सांसद वर्तमान में है। ठीक है, इनके जो है 12-13 विधायक हैं, तो अभी मजबूत कौन सी पार्टी हुई? क्या चंद्रशेखर रावण का पहला अधिकार है इस चीज को उठाने का, या इनका अधिकार है? नहीं, अधिकार जो मजबूत है उसी का ही है। उसी का है ना, तो हम किससे सवाल करेंगे? ठाड़े ते ही तो सवाल होगा। पर संजीव बालियान जो हैं, अगर हम बात करें, वो तो
मतलब अगर हम बात करें तो सिटिंग पार्टी में है, जो पार्टी सदन में जिसकी मेजोरिटी है उसके साथ हैं वो, तो वो क्यों नहीं डिमांड को आगे ले संजीव बालियान ने जब संसद भवन में थे हम्म, तब तो इस चीज को एक बार भी नहीं उठाया। ठीक। जब वे हार चुके, घर बैठ गए और अब उठा घर बैठ गए तो वे जो है अनेकों कार्यक्रमों में कह रहे इस चीज को, हम उस चीज का स्वागत कर रहे, लेकिन आपने संसद भवन में तो नहीं कहा। और वो तो एक पार्टी से रिलेटेड है भाई, जो पार्टी का उदय ही पश्चिम यूपी में हो, वो है असली तो कसूरवार बात की भाई। केवल आप अगर बयानबाजी करोगे उससे अलग राज्य बन जाएगा। देखो 2000 उसका उत्तराखंड का आंदोलन देखो, ऐसे ही बन गया, नहीं बना। कितनी शहादत हुई, बहुत ज्यादा शहादत हुई। और हमें तो शर्म आनी चाह कि हम दिल्ली के बिल्कुल नजदीक जहाँ थे प्रदेश अलग होगा और वे हमारे दूर उत्तराखंड वाले, उन्होंने अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ी, उन्होंने भेदभाव हुआ उनकी उसकी लड़ाई लड़ी और भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी। और वे हमारी छाती के ऊपर से उत्तराखंड लेकर के चले गए। और आज वो वहाँ नेशनल गेम्स आयोजित हो रहे हैं भाई। पिछले महीने मैं देख रहा हूँ कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो। नहीं, उत्तराखंड बहुत तेजी से बढ़ा है, नो डाउट। और छोटा राज्य हमेशा ही तेजी से बढ़ता है। आप गोवा को देखिए, मैं गोवा की बात करूं, बल्कि लोग इस पे ये उदाहरण देते हैं कि वो टूरिज्म बेस्ड है, आपके पास टूरिज्म नहीं है। हमारे पास आगरा है, ताजमहल है। हमारे पास टूरिज्म की कमी नहीं है। पहले तो आप गोवा पे आ जाओ। इस भारत के जो राज्यों का वो हो रहा है ना, जैसा आप देखोगे विभाजन, गोवा का अलग मैटर है, सिक्किम का अलग मैटर है, मैं मानता हूँ उस चीज को। लेकिन आज तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सोवरन है, वो बाहरी दबाव में तो है नहीं, वो तो खुद से निर्णय ले सकती है। बिल्कुल। गोवा की आबादी और वोट है 14.5 लाख। ठीक। गोवा की आबादी, गोवा की वोट है 6.5 लाख। 6.5 लाख पे आपने एक मुख्यमंत्री दे दिया, 14.5 लाख पे आपने एक मुख्यमंत्री दे दिया। और जो कैराना सीट है 17.5 लाख वोट है खाली कैराना लोकसभा की। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तीसरी चौथी सबसे बड़ी लोकसभा, इससे बड़ी तो आगरा की है। क्यों पता कितनी जन वोट है, यानी आप 17.5 लाख पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देते हो और वहां पे आप 6.5 लाख पर 14.5 लाख पे जो इसी का एड ऑन बैठता है उस पर आप जो है 2 मुख्यमंत्री दे रहे हो, कितना बड़ा। और दूसरी बात, खुद जानकारी ले लेना, गाजियाबाद जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 62 देशों से बड़ा है। इस विश्व के 62 देशों से बड़ा है जनसंख्या के आधार पे। उठाओ यूएनओ में रजिस्टर्ड देशों की लिस्ट और आखिरी पंक्ति से देखो, लास्ट देश से देखो, 62 देशों से बड़ा है कि नहीं है। तो मतलब आप लेकर रहेंगे अलग? हाँ, लेके तो रहेंगे। अरे जब कोई हमें ना पश्चिम, ना तो हमें हाईकोर्ट की बेंच चाहती, ना हमें कुछ नहीं चाहता, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, आज का एपिसोड कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और जितने भी लोग नितिन जी के साथ जुड़ना चाहें उनकी इस मुहिम में, वो लोग नितिन जी की आईडी पर मैसेज कर सकते हैं उन्हें। हिंद आर्मी के नाम से उनकी आईडी है। और मैं यहीं इस पॉडकास्ट को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।